हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स के लिए। ओवरऑल आज आपका डे नंबर 29 है। इससे पहले 28 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो हमने हरियाणा स्टेट के रिगार्डिंग यहाँ पे करंट अफेयर्स शुरू किए थे। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अप्रैल 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं हरियाणा के रिगार्डिंग वो कवर किए थे। आज हम जो देखने वाले हैं वो हरियाणा स्टेट के मार्च 2022 के करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है कि मार्च के मंथ में जो भी हरियाणा की रिगार्डिंग न्यूज़ थी वो सारी की सारी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेंट सेक्शन में जाके एक स्टडी रिसोर्सेज का अलग से फोल्डर बनाया है। इसके अंदर जाके आप जो PDFs हैं करंट अफेयर सेक्शंस में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इन द सेम वे हमने आपके लिए जो फाउंडेशन कोर्स है वो भी लॉन्च किया हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स HCS के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इवन आपको स्टेट स्पेसिफिक जो GK है उसके रिगार्डिंग भी कोर्स मिल जाएगा। तो आप जाकर एक बार देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से, दैट इज़ रिलेटेड टू रूल 134A। देखो अब हुआ क्या, जो हरियाणा सरकार है उन्होंने रूल 134A को विड्रॉ कर लिया है। अगर मैं रूल 134A के बारे में बात करूं तो हरियाणा के स्कूल एजुकेशन रूल्स जो कि 2003 के अंदर लॉन्च हुए थे, उसके तहत जो रूल 134A है वो यह कहता था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके अंदर जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाएगी। दैट मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10% रिजर्वेशन किस में मिल रही है? प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। अब जैसे ही राइट टू एजुकेशन एक्ट आया और जैसे ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए यहाँ पे अलग से अमेंडमेंट आई तो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर यहाँ पर गाइडलाइंस डाल दी गई। आपको पता होना चाहिए कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो हमारी सेंट्रल सरकार का एक्ट है। तो इसके तहत यहाँ पे एक गाइडलाइन डाली गई कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 25% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाएगी। हालांकि जो हरियाणा सरकार है वो रूल 134A के तहत यहाँ पे सिर्फ 10% रिजर्वेशन को प्रोवाइड कर रहे थे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। तो इसीलिए उन्होंने इस रूल को विड्रॉ कर लिया है ताकि यहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर मिले, जिससे कि उनको 25% रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। तो आपने इस रूल 134A के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने एक बिल को पास कर दिया है। अब वो एक्ट बन चुका है। कौन सा बिल है? हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन बिल्स 2022। रिसेंटली ही ये हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अनाउंस किया गया था और उसके बाद ये जो बिल है वो पास हो चुका है। अगर मैं इस कन्वर्जन बिल के बारे में बात करूं तो जो भी यहाँ पे मैरिज की वजह से जो भी एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के अंदर कन्वर्जन्स हो रही है, चाहे फोर्सफुल हो रही है चाहे फ्रॉड तरीके से हो रही है, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये बिल लाया गया था जो कि अब पास हो चुका है। दैट मीन्स ये एक्ट बन चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्या हमारी कंट्री के अंदर और भी कोई ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये कन्वर्जन बिल आया है, तो हरियाणा के अलावा यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। इन तीनों स्टेट्स में भी कन्वर्जन बिल के रिगार्डिंग यहाँ पर एक्ट है। अगर मैं बात करूं इस कन्वर्जन बिल के बारे में, दैट मीन्स इस एक्ट के बारे में, तो ये एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एक्ट है। कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो बिना वारंट के ही उनको अरेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी को अरेस्ट करने के लिए पहले वारंट चाहिए होता है, अब वो दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही हम किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉग्निजेबल है। दैट मीन्स यहाँ पे बिना वारंट के ही जो ऑफिसर्स हैं वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं जिसने फ्रॉड तरीके से कन्वर्जन वगैरह करवाई है। इन द सेम वे ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी किसी ने भी कन्वर्जन करवाई है तो उनको यहाँ पर बेल नहीं मिलेगी। इसके अलावा जिसने करवाई है उनको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी अलग अलग टेन्योर के लिए, और यहाँ पर उनको कुछ पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो आपने इस बिल के बारे में याद रखना है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा सरकार है अभी रिसेंटली उन्होंने स्टेट के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको अपॉइंट किया है। अगर मैं यहाँ पे स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर हर एक स्टेट में एक स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं और वो एक पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा ही यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो गवर्नर है वो यहाँ पे रिकमेंडेशंस वगैरह लेते हैं एक पर्टिकुलर कमेटी की, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको अपॉइंट किया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो सेंटर सरकार का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 वाला, उसके तहत ही तो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को वो अपॉइंट कर सकते हैं। अगर मैं इनके टेन्योर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हर एक स्टेट का अलग अलग टेन्योर होता है। जैसे कि अगर मैं हरियाणा स्टेट की बात करूं तो इनका जो टेन्योर है वो 3 सालों का है। या तो ये जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या तो 3 साल तक इस पोस्ट पे रह सकते हैं या फिर जब तक ये 65 ईयर्स के ना हो जाए तब तक इस पोस्ट पर रह सकते हैं। इनको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। जब इनकी कंप्लीट हो जाती है ना टर्म, उसके बाद इनको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टेट के अंदर एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। उस कमीशन के जो हेड होते हैं वो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही होते हैं। इसके अलावा इस कमीशन के अंदर और भी मेंबर्स हो सकते हैं जो कि 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और इनको अपॉइंट करने का काम जो है वो हरियाणा सरकार की जो स्टेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी है वो करती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो गवर्नर है वो इनको अपॉइंट करते हैं। तो आपने इनको याद रखना है। तो रिसेंटली जो विजय वर्धान जी हैं उनको इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं यहाँ पर, तो उन्होंने एक हॉकी स्टेडियम बनाने की बात करी है जो कि गुरुग्राम का जो नेहरू स्टेडियम है उसके अंदर बनाया जाएगा और यहाँ पर एक तरह से हॉकी एस्ट्रोटर्फ होगा। इसका मतलब ये होता है कि हॉकी के लिए जो यहाँ पर अलग सी मैट्स बिछाई जाती हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हॉकी खेलने के लिए ये एक तो नेचुरल ग्राउंड हो सकता है जो कि ग्रास का होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैट्स वगैरह बिछाई जाती हैं जो कि एक डुप्लीकेट टाइप्स आपको ग्रास देखने को मिलेगी। तो ऐसे टाइप का जो हॉकी स्टेडियम है वो रिसेंटली गुरुग्राम के जो नेहरू स्टेडियम है उसके अंदर बनाया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 35th एडिशन ऑफ सूरजकुंड मेला के बारे में। अगर मैं सूरजकुंड मेला के बारे में बात करूं तो हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड वाली जगह पर हर साल इस मेले को मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से इसको नहीं मनाया जा रहा था क्योंकि कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ था उसकी वजह से इसको नहीं ऑर्गेनाइज किया था। अगर मैं बात करूं कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है तो हरियाणा सरकार और जो सेंटर सरकार है उसकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि हरियाणा टूरिज्म हो गया, सूरजकुंड मेला अथॉरिटी हो गया। इन द सेम वे हमारी जो सेंट्रल सरकार है उनकी अलग अलग मिनिस्ट्रियाँ होगी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कल्चर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया। ये सारे मिलकर इस मेले को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे हर मेले के लिए एक पर्टिकुलर थीम स्टेट रखी जाती है। दैट मीन्स एक स्टेट को चूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो 35th वाला एडिशन था तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को चूज़ किया गया। इसका मतलब जो 35th वाला सूरजकुंड मेला है उसके अंदर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जितने भी आर्टिस्टिक थिंग्स हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं उन सब चीज़ों को शोकेस किया जाएगा। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की जो अलग अलग फेमस जगहें हैं उनके बारे में भी यहाँ पर इस सूरजकुंड मेला के अंदर अलग अलग जो आर्टिस्टिक थिंग्स वगैरह हैं उनको दिखाया जाएगा। तो एक तरह से हमारे इंडिया की जो कल्चर हेरिटेज है उसको प्रमोट करने के लिए इन सूरजकुंड मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा इस सूरजकुंड मेला के अंदर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं। अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर इस सूरजकुंड मेला के अंदर आकर पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे हमने सूरजकुंड मेला को कब खोला था तो 2013 के अंदर खोला था। अदरवाइज इसको कब से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो 1987 से ये जो मेला है हर साल होता आ रहा है। तो आपने इस मेले के बारे में याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी रिसेंटली उन्होंने एडवेंचर टूरिज्म सेंटर को इनॉग्रेट किया है, जो कि कहाँ पर लाई करता है तो आपने उसके बारे में याद रखना है कि जो गुरुग्राम का दमदमा विलेज है उसके अंदर ये जो टूरिज्म सेंटर है उसको इनॉग्रेट किया है। अगर मैं बात करूं कि ये जो टूरिज्म सेंटर है इसको क्यों इनॉग्रेट किया है तो एक तरह से हरियाणा जो स्टेट है उसके अंदर टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके और उससे उनकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो सके। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह ली जाएगी और उसके अंदर ये जो एडवेंचर टूरिज्म का जो सेंटर है वो खोला जाएगा और यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, जैसे पैराग्लाइडिंग
वगैरह हो गया, है ना। इन द सेम वे जो पैरा मोटर्स वगैरह हो गया, एक पर्टिकुलर स्ट्रिप होती है जिसके अंदर पैराग्लाइडिंग वगैरह मोटर्स के द्वारा करवाई जाती है। इन द सेम वे अलग अलग कैंपिंग साइट्स को बनाया जाएगा, अलग अलग जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसको भी इस एडवेंचर टूरिज्म जो सेंटर है इसके अंदर खोला जाएगा, ताकि यहाँ पे हरियाणा के लिए जो टूरिज्म है वो भी उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो आपने याद रखना है कि कौन सी विलेज के अंदर इसको खोला गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक नारी शक्ति पुरस्कार ऑर्गेनाइज किया गया था वुमेन्स डे वाले दिन। तो उसके अंदर ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर ऑर्गेनाइज किया था, सेंटर सरकार ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और यहाँ पर कुछ फीमेल्स हैं जिनको अवार्ड्स दिए गए थे। तो यहाँ पर एक जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो हरियाणा की फीमेल को भी मिला है, जिनका नाम है यहाँ पर पूजा शर्मा। तो जो पूजा शर्मा है उन्होंने विमेन की एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। ये एक विमेन एंटरप्रेन्योर है, दैट मीन्स इन्होंने बहुत सारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हैं उनको बनाया है और यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की काम करी है। तो एक तरह से इन्होंने विमेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इसीलिए इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा से ये एक अकेली फीमेल थी, तो आपने इनके बारे में और इनका जो नाम है वो याद रखना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे ऑनर किया है, और वो इसीलिए उनको अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने सेक्स रेशो को इम्प्रूव करने का काम किया है, अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्राइज़ है वो रोहतक को मिला है, और इनको जो कैश रिवॉर्ड है वो 5 लाख का मिला है। इन द सेम वे सेकंड जो प्लेस है वो चरखी दादरी को मिला है, जिनको 3 लाख रुपया दिया गया है, और इन द सेम वे जो थर्ड प्लेस है वो जींद ने हासिल की है, जिनको 2 लाख रुपया दिया गया है। तो आपने इनके बारे में याद रखना है। और अगर मैं बात करूं हरियाणा की सेक्स रेशो के बारे में, तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर सेक्स रेशो बहुत अच्छी है, और कुछ ऐसे आपको डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर जो सेक्स रेशो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर मैं बात करूं सेक्स रेशो के बारे में, तो यहाँ पर जो 1000 मेल्स हैं उनके मुकाबले यहाँ पे कितनी फीमेल्स हैं तो ये देखा जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं हरियाणा स्टेट के बारे में बात करूं, तो जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, उसके जो 4th वाला सर्वे था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हरियाणा का जो सेक्स रेशो था वो 836 था। दैट मीन्स 1000 जो मेल्स हैं उनके मुकाबले यहाँ पर 836 फीमेल्स अवेलेबल हैं। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाला जो अभी 5th वाला लॉन्च हुआ था, उसके अंदर जो हरियाणा का सेक्स रेशो है दैट इज 893। दैट मीन्स यहाँ पर थोड़ा बहुत इंप्रूव किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय को इनॉग्रेट किया है। अगर मैं यहाँ पे इस संग्रहालय के बारे में बात करूँ तो ये स्वामी ओमानंद जी को डेडिकेटेड है। और स्वामी ओमानंद जी कौन थे? तो यहाँ पे हरियाणा की जो भी एंशिएंट चीज़ें हैं, जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं, उनको कलेक्ट करने का इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। सारी की सारी एंशिएंट चीज़ों को ये कलेक्ट करके रखते थे, तो उन्हीं के बेसिस पे इस संग्रहालय को खोला जाएगा, जिस संग्रहालय के अंदर ये सारी की सारी चीज़ों को शोकेस किया जाएगा। आपने याद रखना है कि इसको संग्रहालय को इनॉग्रेट करने के लिए, यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है, और इसको झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है सरल पोर्टल। इस सरल पोर्टल के ऊपर जो लोग हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं जो भी मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पे यहाँ पर रिलीफ लेना चाहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ बीमारियों को ऐड किया गया है, और उस बीमारियों के रिलेटेड जो भी लोगों का बिल वगैरह आता है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वो रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो कंपनसेशन है वो यहाँ से ले सकते हैं। और जो सरल पोर्टल है उसमें जो रिलीफ आपको दिया जा रहा है तो एक पर्टिकुलर फंड के द्वारा ही दिया जा रहा है, जिसका नाम है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान यहाँ पर बनाया गया था, और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर, तो यहाँ पर इस रिलीफ फंड के अंदर डोनेशन वगैरह की थी। तो इस डोनेशन वाला जो रिलीफ फंड है, इसी के द्वारा इस सरल पोर्टल पे जो भी लोग रजिस्टर करेंगे तो उनको कंपनसेशन इसी रिलीफ फंड द्वारा दी जाएगी। तो आपने याद रखना है। और इवन यहाँ पे कुछ बीमारियों को भी ऐड किया गया है, जिसके रिगार्डिंग जो लोग हैं अगर वो उन बीमारियों में फॉल करते हैं तो यहाँ पर वो इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं और अपना जो कंपनसेशन है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो राबी क्रॉप अभी खराब हुई थी, क्योंकि हेल स्टॉर्म आ गया था ना मार्च वाले मंथ के टाइम पे, यहाँ पे जो भी गेहूं वगैरह है फार्मर्स की वो खराब हो गई थी। तो उस सब चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे हरियाणा सरकार ने ये बोला है कि हम एक स्पेशल गिरदवारी करेंगे। गिरदवारी का मतलब ये है सर्वेयरशिप करेंगे और चेक करेंगे कि कितने फार्मर्स की कितना जो लैंड था और उसके अंदर कितनी क्रॉप्स जो है वो खराब हुई थी। तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी उनकी क्रॉप खराब हुई थी तो उसके रिगार्डिंग उनको कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, अभी रिसेंटली उन्होंने एक सर्टिफिकेट इशू किया है।
और ये सर्टिफिकेट ऐसा है जो कि इस किस चीज़ के रिगार्डिंग है कि हमारे ऑल ओवर द कंट्री ऐसी कौन सी बफेलो है जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। और हरियाणा की जो रेशमा बफेलो है उनको ये सर्टिफिकेट मिला है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, खेड़ा, आपका बुद्धा खेड़ा विलेज है जो कि कैथल वाले रीजन के अंदर लाई करता है। तो यहाँ पे रेशमा बफेलो को ये जो सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। ओवरऑल वो कितना लीटर्स जो मिल्क है वो प्रोड्यूस करती हैं, तो 33.8 लीटर्स मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं और हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली बफेलो बन गई हैं। आपने इसकी ब्रीड का नाम भी याद रखना है, दैट इज़ मुरा ब्रीड से ये जो रेशमा बफेलो है वो बिलोंग करती है। तो यहाँ तक आपके जो मार्च 2022 के करंट अफेयर्स हैं हरियाणा से रिलेटेड वो यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।